नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे रोजगार को लेकर। पिछले 62 दिन से जारी है संघर्ष। उन छात्रों की कहानी आपके सामने होगी जो कई राज्यों को पैदल पार करते हुए दिल्ली के करीब तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें मथुरा में यूपी पुलिस का एक इंस्पेक्टर कानून और राजनीति का पाठ पढ़ा रहा है। छात्रों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। उन्हें किसी भी कीमत पर दिल्ली की सरहद में घुसने से क्यों रोका जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल आपको कार्यक्रम में आगे हम दिखाएंगे। इसके अलावा लोकतंत्र में आज बात ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की होगी। दिल्ली से लेकर बंगाल और मुंबई तक कैसे ईडी के एक्शन दिख रहे हैं, एक एक उसकी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। लोकतंत्र में महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी और अब कैसे सीएनजी की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके बाद हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोगों के सामने गाड़ी बेचने की नौबत आ खड़ी हुई है। बात बंगाल की भी होगी, जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और सवाल यह है कि अर्पिता मुखर्जी छोटी मछली हैं और अभी भी ईडी को बड़ी मछली की तलाश है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले बात उन छात्रों की जो एक अदद नौकरी के लिए पिछले 62 दिन से सड़कों की धूल फांक रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। छात्रों के संघर्ष की ये दास्तान हर दिन लंबी होती जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पहुंचे हैं। कई छात्र बेहोश हुए, कईयों के पैरों में छाले पड़ गए, कई बेहाल हैं, कईयों ने अपने परिवारों को जवाब नहीं दिया है कि भविष्य में आखिर अब उनके साथ आगे होगा क्या। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो सलूक उनके साथ किया, उसके बाद कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये कि क्या नौकरी के लिए अपनी आवाज उठाना इस देश में गुनाह है? क्या नौकरी की मांग को लेकर पैदल चलना भी उत्तर प्रदेश में गुनाह है? देखिए ये रिपोर्ट, ये आपको बताएगी कि यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर किस तरह से पैदल चले आ रहे छात्रों को पहले रोकता है और फिर कैसे यूनिफॉर्म की हनक उनके सामने दिखाता है। कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा। ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश ये उत्तर प्रदेश है। 80 सीट है यहाँ पर। यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ ये कुछ नहीं होता। यहाँ तो कानून के साथ काम। तुम्हारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होम गार्ड, बाकी वो बहुत फर्क है। तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। न पैदल चलने देगी, न आगे बढ़ने देगी। ज्यादा सवाल जवाब पूछेंगे तो कानून से लेकर राजनीति तक सब पढ़ा देगी, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। ऐसे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ। हम इंस्पेक्टर है, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। हाथों में तिरंगा, कंधे पर बैग, मन में एक विश्वास और नागपुर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा। एक अदद नौकरी की चाह में 60 दिन तक हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर कई राज्यों को लांघकर जब ये छात्र दिल्ली के बिल्कुल करीब उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे तो इनकी परेशानी दोगुनी हो गई। छात्रों को पैदल चलने से रोक दिया गया, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। ऐसे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ। हम इंस्पेक्टर है, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा। ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश ये उत्तर प्रदेश है। 80 सीट है यहाँ पर। यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ ये कुछ नहीं होता। यहाँ तो कानून के हिसाब से काम। तुम्हारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होम गार्ड, बाकी वो बहुत फर्क। खाकी वर्दी पहने छात्रों को नेताओं की तरह ज्ञान दे रहे ये यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर हैं। बस कहने को ही इंस्पेक्टर हैं, बाकी सब कुछ सियासी ही लगता है। कानून बताते बताते इंस्पेक्टर साहब लोकसभा सीट और यूपी की राजनीतिक कहानी बताने लगते हैं। बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब नेता वाले स्टाइल में दनादन ज्ञान की बौछार करते रहते हैं। कितनी अजीब बात है, इन छात्रों को ना तो महाराष्ट्र की पुलिस ने रोका, ना ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने रोका, ना ही राजस्थान की पुलिस ने रोका, ना ही छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रोका। लेकिन जैसे ही इन छात्रों के कदम यूपी में पड़े, कानून के रखवालों की परेशानी दोगुनी हो गई। यूपी के मथुरा के पुलिस ने तो इन छात्रों पर जुल्म ढा दिया। पहले इन्हें दिन भर धूप में बैठाए रखा, फिर शाम के वक्त में फरमान दिया कि ये छात्र रात के वक्त में पैदल सफर करें। ऐसे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ। हम इंस्पेक्टर है, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। यूपी पुलिस का ये इंस्पेक्टर नौकरी मांग रहे छात्रों को यूपी का कानून ऐसे बताता है जैसे छात्रों ने वहां पैदल चलकर कोई जुल्म कर दिया।
पुलिस इंस्पेक्टर उन छात्रों को यूपी पुलिस के बारे में ऐसे समझाता है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुलिस वाले कोई कानून ही नहीं जानते। पुलिस इंस्पेक्टर छात्रों को नौकरी की बात छोड़कर अपने हनक वाले अंदाज में डराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसी को कहते हैं हनक। पुलिस वाला बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है तो यहाँ का कानून अलग है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि है तो यहाँ का कानून अलग है, फिर माहौल भी अलग है। इसीलिए नौकरी की आस में दिल्ली तक पैदल जाने वाले छात्रों को रोक लिया गया क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। जब आगरा में हम लोग गुरुद्वारे में रुके हुए थे उस दिन पुलिस प्रशासन का टॉर्चर किया गया और कल हम लोग को 40-40 बंदे करके 4 बसें में भर के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग को छोड़ा गया। और अभी हम जितने बंदे हैं ये 40-45 बंदे अलग हैं, 40-45 बंदे को बस में भर के ले गया है। पता नहीं ये अलग अलग टुकड़े में बांट रहे हैं। इनका कहना है कि आपका लीगली मांग नहीं है, लेकिन अगर हमारा लीगली मांग नहीं है तो हम लोग 1 जून को निकले थे, उस दिन क्यों नहीं सुनी थी सरकार? सरकार की लेट लतीफी की वजह से इन छात्रों की बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है और अगर ये अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो दिल्ली में धरना किए, उसके बाद नागपुर में 4 महीना, उसमें से 2 महीना हम लोग भूख हड़ताल किए, यहाँ पर भी सरकार सुन नहीं रही है। उसी 5000 सीट के लिए सर हम लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर। 1 साल तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में किए सर और वहाँ कई बार लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए सर और कई बार हमें रिटर्न भी किया गया सर। वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे नेता मंत्री सभी को मेमोरेंडम दे चुके सर। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि हम आपका काम करेंगे, ऐसा बोल के हमें आश्वासन दिया। 4 साल से नौकरी के लिए इन छात्रों का संघर्ष जारी है। कोई बिहार से है, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई राजस्थान से। सबकी कोशिश एक ही है, सरकार उन्हें नौकरी दे दे। लेकिन सरकार ना तो कुछ बोलती है ना करती है। इससे आगे बढ़कर यूपी पुलिस अब पैदल मार्च की भी इजाजत नहीं दे रही। इतने से भी मन नहीं भरा तो मथुरा पुलिस ने अलग अलग गाड़ियों में सभी छात्रों को बैठाया और एक दूसरे से अलग कर दिया। कोशिश थी कि किसी तरह छात्रों का ये मार्च खत्म हो जाए। छात्रों का आरोप है कि आगरा पुलिस ने भी उन्हें बहुत परेशान किया। 5-6 दिन तक सभी छात्रों को इधर उधर दौड़ाते रहे। पुलिस ने छात्रों से तिरंगा भी उतारने को कहा। मथुरा पुलिस ने यूपी की सीमा जल्दी से पार करने को कहा। मथुरा में पुलिस ने इन छात्रों को कहां भेजा यह अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन यह सवाल तो है ही कि क्या इस देश में एक नौकरी पाना वाकई में किसी जंग जीतने के बराबर है? क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये इस समाज, सिस्टम और सरकार का पूरा सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा योजना है, लेकिन नागपुर से तिरंगा लेकर जो दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं नौकरी की मांग में, उनका हश्र क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, उसकी भी आपने एक सूरत देखी। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर छात्रों की मांग क्या है, क्योंकि नाराज छात्र 2018 से संघर्ष कर रहे हैं। सीएपीएफ के लिए 60,000 वैकेंसीज निकाली गई थी, 60,000 वैकेंसीज, लेकिन छात्रों से साल 2019 में पहले पेपर लिए गए, यानी एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जाम साल 2019 में हुआ। आगे देखिए, मेडिकल एग्जाम साल 2020 में कंडक्ट कराया गया, जो इन्होंने पास किया। 2021 में सीएपीएफ का फाइनल रिजल्ट आया। लिस्ट में मेडिकल पास कर चुके कई छात्रों का नाम मौजूद ही नहीं था। पहले 60,000 छात्रों को नौकरी दी जानी थी, लेकिन अचानक खाली पदों की संख्या कम कर दी गई। जो 60,000 पद थे, जो 60,000 नौकरियां दी जानी थी, उन्हें कम कर दिया गया और आखिर में 55,000 छात्रों का ही चयन हुआ। तो जो छात्र नाराज है, जिनके नाम बकायदा लिस्ट में मौजूद थे, ये नाराज छात्र बाकी पद भरने की मांग भी कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर नागपुर से दिल्ली चलो, ये इनका मार्च है। लेकिन अब आपको इन छात्रों का सफर हम दिखाते हैं। 1 जून से सफर जारी है। महाराष्ट्र के नागपुर से इन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। 1 जून को नागपुर से पैदल ये छात्र दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद अगला पड़ाव देखिए, आगे बढ़ते चले गए, पैदल चलते रहे। भीषण गर्मी में, जून का महीना, सोचिए मौसम क्या होता है, लेकिन उस भीषण गर्मी में पैदल चलते रहे, पैरों में छाले पड़ गए। 11 जून छिंदवाड़ा पहुंचे एमपी में, 11 दिन में छिंदवाड़ा पहुंचे। 24 जुलाई पहुंचे आगरा में, उत्तर प्रदेश। 54 दिन के बाद आगरा पहुंचे। 31 जुलाई उसके बाद आपको बता दें इनका ये सफर किस तरह से जारी है। मथुरा यूपी यहाँ पहुंचे हैं और 61 दिन बाद ये आकर मथुरा पहुंचे हैं और यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ वो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। कोशिश ये कर रहे हैं
कि देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां गृहमंत्री बैठते हैं, जहां न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो अपनी मांगों को लेकर, नौकरी की मांग को लेकर ये पहुंचे हैं। लेकिन जो इनके साथ सलूक हुआ वो हमने आपको आगे पूरी रिपोर्ट दिखाई। उम्मीद यही कि छात्रों की आवाज सुनी जाए और बेहतर विकल्प पर कम से कम बात हो। आइए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। बात ईडी की छापेमारी की। आज सुबह से ही देश के कई राज्यों में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई से लेकर बंगाल तक ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामलों को लेकर ये छापेमारी कर रही है। कहीं शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर छापेमारी, तो कहीं पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर छापेमारी। तो मुंबई में संजय राउत के करीबियों के घर छापेमारी हुई। सुबह से लेकर शाम होने तक ईडी की टीम कहां कहां पहुंची, क्या हुआ, देखिए पूरा घटनाक्रम। तीन घोटाले और 3 रेड। ईडी की यह छापेमारी देश के उन 3 बड़े केसों में हुई है जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला और महाराष्ट्र में पात्रा चौल घोटाले को लेकर ईडी की टीम मंगलवार सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी की। हेराल्ड घोटाला में 12 जगहों पर छापेमारी हुई। शिक्षक भर्ती घोटाला में अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी हुई, जबकि पात्रा चौल घोटाला में शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबियों पर रेड की कार्रवाई की गई। सबसे पहले बंगाल चलते हैं, जहां अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता वाले एक फ्लैट पर ईडी ने छापेमारी की और करीब 3 से 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। उसी फ्लैट पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है, जहां की सीसीटीवी क्लिप को पहले ही वो ले जा चुकी है। आप यहाँ किसका फ्लैट है? अर्पिता जी का क्या पूरा बिल्डिंग है? 6 फ्लैट है, वो 5 फ्लैट है, ये हॉस्पिटल का कॉन्टेक्ट है और एक फ्लैट है भाड़ा पर लगा हुआ। तो यहाँ अर्पिता जी आती थी रेगुलर? नहीं। आप क्या केयर टेकर है? हाँ, यहाँ पर एक बार आया मैडम, 6 महीना होता है, रंगावरत आया, उतरा, देख लिया, चला गया। Well, we are speaking to the caretaker over here. दादा, अर्पिता जी क्या आती थी यहाँ? कौन? अर्पिता मुखर्जी? हाँ, एक दिन आया था, 6 महीना होता है आगे। ये पूरा फ्लैट उनका क्या करती थी यहाँ पे? कौन कौन आते थे? सब डॉक्टर सब है, हॉस्पिटल डॉक्टर सब रहता है। एक तरफ छापेमारी चल रही थी, दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी का दावा है कि फ्लैट में मिले रुपए उनके हैं ही नहीं। दावे तो ये भी हैं कि घर में पैसे उनकी गैर मौजूदगी में रखे गए थे। बंगाल के साथ ही ईडी की छापेमारी दिल्ली समेत देश के कई बाकी राज्यों में भी चल रही थी, लेकिन मामला दूसरा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में देश के कुल 12 जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी को अभी एजेएल के अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज की तलाश है, इसीलिए कोलकाता में डोटेक्स कंपनी और सुनील भंडारी के ठिकानों पर रेड की गई। डोटेक्स वही कंपनी है जिसने एजेएल को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ईडी की छापेमारी की खबर के साथ ही कांग्रेस इस मामले पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी की रेड जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। प्रमोद तिवारी जी, एक सवाल, नेशनल हेराल्ड मामले पर पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई और सोनिया गांधी से पूछताछ। अब बताया जा रहा है कि ईडी नेशनल हेराल्ड जो दफ्तर है वहाँ जो है वो सर्च के लिए पहुंची है, वहाँ सर्चिंग अभियान चल रहा है। पूरे देश में भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष के अपने विरोधियों पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, उसी श्रृंखला में ये कांग्रेस न कल घबराई थी, न डरी थी अंग्रेजों से, न आज के अंग्रेजों से। ईडी की एक और छापेमारी मुंबई में हुई। ये मामला पात्रा चौल घोटाले से जुड़ी हुई है। इस केस में संजय राउत के करीबियों की तलाश लगातार जारी है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी की 3 जगहों पर रेड हुई। आरोपी संजय राउत अभी भी ईडी की हिरासत में है। संजय राउत के करीबियों की तलाश ईडी कर रही है। तो ईडी की टीम लगातार अलग अलग मामलों में देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है और जिस अंदाज में ये छापेमारी चल रही है उसके बाद ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि देश में अभी ईडी काल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और नेशनल हेराल्ड घोटाले में ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाता है, इसका उदाहरण है नेशनल हेराल्ड।
उन्होंने पूछा कि कांग्रेस नेता और गांधी परिवार क्या देश के कानून से ऊपर है? हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड घोटाला है। और वो किसी और ने नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से बाहर हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? तो एक तरफ ईडी के एक्शन को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ देश में सड़क से लेकर संसद तक महंगाई पर भी बहस छिड़ी है। किसी को महंगाई दिख रही है तो कोई कह रहा है कहां है महंगाई। खैर, इस बहस से उतर हम आपको कुछ आंकड़े इस वक्त दिखाना चाहते हैं। मई 2014 में सीएनजी की कीमत थी 38 रुपए 15 पैसे प्रति किलो। मई 2015 में ये बढ़कर 38 रुपए प्रति किलो हो गई। अप्रैल 2018 में 40 रुपए 61 पैसे प्रति किलो ये दाम दिल्ली में थे। अगस्त 2019 में देखिए दिल्ली में दाम 46 रुपए के आसपास हो गए। अगस्त 2020 में 44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलने लगे और अगस्त 2021 में 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल दिखा रहे हैं। और अगस्त में देखिए 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो ये दाम हो गए। हालांकि ये दाम जिस तरह से साल दर साल बढ़ रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल भी पार कर गया। सरकार की कोशिशों के बाद कई जगहों पर फिर से 100 के नीचे भी आया, लेकिन हौले हौले सीएनजी के दाम लगातार आसमान छूते रहे। दिल्ली के दाम हमने आपको ये पूरी लिस्ट दिखा दी। और अगर लखनऊ, हरिद्वार जैसे कुछ और शहरों की बात करें तो यहां भी डीजल से भी ज्यादा सीएनजी महंगी हो गई। और आप ये देखकर अब खुद तय करिए कि महंगाई है या नहीं। कमाई कर ही नहीं सकते टैक्सी में। अब आप देख लो कि डीजल से महंगी तो सीएनजी हो गई है। 62 से 70 रुपए किलो था और अभी बहुत रेट हाई हो गया। समझिए पेट्रोल भी पार कर गया। पर हुण बहुत दिक्कत आ रही है। हुण दा गाड़ी सेल करन च ही फायदा सानू ता। कौन सी ऐसी आफत पड़ रही है कि जो सी इतनी महंगी करनी थी इनको? एक साल के अंदर जो है डबल रेट हो चुका है। लेकिन एक 1-1.5-2 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद आप 96 रुपए की सीएनजी भरवा रहे हो, तो ये कोई समझदारी वाली तो कहानी है नहीं। पहले 58 रुपए लेते थे सर। अच्छा, जब ये गाड़ी आपने लिया था? गाड़ी लिए थे। अच्छा, अभी क्या रेट है? 93 रुपए। इन लोगों ने सीएनजी कार खरीदी थी, सोचा था सस्ता ईंधन होगा, थोड़ी बचत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर बदलते गए, सीएनजी पंप के सामने गाड़ियों की कतार के साथ साथ सीएनजी के दाम भी बढ़ते चले गए। अब इन लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। एक दौर था जब सीएनजी की कीमत पेट्रोल से करीब करीब आधी हुआ करती थी, लेकिन अब सीएनजी का भाव इतना बढ़ गया है कि वो पेट्रोल को पार करने वाला है। ये कुछ शहरों का रेट चार्ट देखिए। सीएनजी की कीमत 96 रुपए 10 पैसे प्रति किलो, डीजल 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल 96 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर। ये है लखनऊ का भाव। उसी तरह से उन्नाव में भी सीएनजी 96 रुपए, डीजल 90 रुपए और पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आगरा में भी सीएनजी डीजल से ज्यादा महंगी है। डीजल है 89 रुपए प्रति लीटर तो सीएनजी 97 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर। अयोध्या का हाल भी कुछ इसी तरह है। हाँ भैया, कीमतें लगातार बढ़ रही है दोस्त। हाँ भाई, कीमतें यहाँ जिंदगी नर्क हुई जा रही है। हाँ। क्या किया जाए, 96 में सीएनजी चल रही भाई साहब। तो हमने खरीदे 4 साल हो गया। 4 साल। उस वक्त सीएनजी की कीमतें याद है आपको? हाँ, 60 रुपए थी और अब हो गई 96 रुपए। हाँ, 43 रुपए थी। 43 थी। हाँ, 50 रुपए किलो थी, आज 96 10 पैसे में हो गई है गैस। बीजेपी से जुड़े लोग हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इनसे समझ लेते हैं। सीएनजी की कीमतें 96 रुपए हैं आज की सर। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना। हाँ। तो क्या कहाँ से अपनी जेब से देगी क्या? हम ही लोग तो उसकी हेल्प करेंगे तभी तो काम बनेगा। यूपी के इन जिलों में हाल ही में सीएनजी के दाम करीब 5 रुपए बढ़ा दिए गए, जिसके बाद ये आलम है।
वैसे देश के कई राज्यों में या तो सीएनजी के रेट पेट्रोल डीजल से पार कर गए हैं या फिर बस करने ही वाले हैं। हरिद्वार में तो सीएनजी 98 रुपए प्रति किलो है और पेट्रोल 94 रुपए, डीजल 89 रुपए प्रति लीटर। राजस्थान के भरतपुर में सीएनजी 90 रुपए प्रति किलो, हैदराबाद में 87 रुपए प्रति किलो, मुंबई में 80 रुपए प्रति किलो और दिल्ली में 78 रुपए प्रति किलो। दिल्ली में 37 रुपए से 42 रुपए किलो था और उत्तराखंड में 62 से 70 रुपए किलो था और अभी बहुत रेट हाई हो गया, समझिए पेट्रोल भी पार कर गया। तो क्या आप सीएनजी की गाड़ी छोड़ के आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ी पे आएंगे? वही आना पड़ेगा सर, और क्या। अभी 1 घंटा लाइन में लगेंगे और सीएनजी नहीं है। अब इसके बाद 96 पहुंच गया तो वापस पेट्रोल पे ही स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि लगाने के बाद बताइए 1-1.5 घंटा तो इसमें खर्च हो जाता है टाइम का। अब टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 1-1, 1.5, 2 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद आप 96 रुपए की सीएनजी भरवा रहे हो, तो ये कोई समझदारी वाली तो कहानी है नहीं। सीएनजी कार खरीदने के लिए लोग आम गाड़ियों से ज्यादा कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब सीएनजी स्टेशन पर रेट चार्ट देखने के बाद कुछ लोग तो गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ रहे हैं। टॉरेंट गैस है वो 92 है, अब 96 तो पेट्रोल है। 4 रुपए का फर्क रह गया, अब 1 लाख रुपए का फर्क है गाड़ी का, सीएनजी और पेट्रोल का, दोनों का। सीएनजी किट में तो लगवाई थी पेट्रोल से बचने के लिए। अभी तो ये सोच रहे हैं कि छोटी सी कोई इलेक्ट्रिक वाली आ रही है वो लेंगे कोई। अब हम कैब में चलाते हैं, हमें तो कुछ बचेगा ही नहीं इस चीज में। हमें तो ये था कि अब सीएनजी गाड़ी लेंगे तो कुछ बचेगा, आगे घर वालों देंगे कुछ, लेकिन अब बचे नहीं रहा कुछ हमारे लिए। तो वक्त है समझदारी का, वक्त है सीएनजी का। सीएनजी अपनाएं, 62% तक की बचत पाएं। लेकिन लगातार बढ़ते दामों ने स्थिति ये कर दी है कि अब वक्त सीएनजी का भले ही है, लेकिन जयपुर के इस गैस पंप पर फिलहाल सूनेपन का वक्त है। गैस से बचत की बात हो रही है, लेकिन इस लाइन में कहीं कोई नजर नहीं आता सिवाय मेरे और इन बॉक्सेस के। लेकिन उस तरफ आप देखेंगे पेट्रोल पंप पर तो आप देखिए कितनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ जाएगी, जहाँ डीजल से ज्यादा कीमत यहाँ गैस की हो गई है। अब सीएनजी के दाम कितनी तेज रफ्तार से बढ़े हैं वो इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में पिछले 1 साल में सीएनजी के दाम में 74% बढ़ोतरी आई है। वहीं मुंबई में सीएनजी के दाम बीते 1 साल में 62% बढ़ गए हैं। भारत सरकार सीएनजी को बढ़ावा देती है। देश के 24 राज्यों में 3000 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन हैं। सीएनजी कार की खरीद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन सीएनजी के बढ़ते दाम कहीं न कहीं इस पर बुरा असर डाल सकते हैं। जिन लोगों ने सीएनजी कार खरीद ली है वो अब अपनी जेब कटते देख रहे हैं, मायूस हैं, मलाल कर रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान के रास्ते एक वायरस गुजरात और राजस्थान पहुंचा और देखते ही देखते 1500 मवेशियों की जान चली गई। ना तो इस वायरस का इलाज मिल रहा है और ना ही पशुओं की मौत का सिलसिला थम रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान 330 गायों की मौत, गुजरात 1200 गायों की मौत। लेकिन क्यों गुजरात और राजस्थान गायों की कब्रगाह क्यों बन रहे हैं? तो जवाब है लंपी वायरस। इंसानों पर कोरोना के खतरे के बाद अब गोवंश पर लंपी नाम के वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जो तेजी से एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस है क्या। ये वायरस मवेशियों के लिए जानलेवा है, एक प्रकार का स्किन डिजीज है। मच्छर, मक्खी और चारे से फैलता है। इलाज के लिए कोई टीका नहीं है और ये वायरस पाकिस्तान के रास्ते भारत आया है। इस खतरनाक बीमारी के फैलने के बाद गोपालक चिंतित हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जालौर जिले में बनी विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ बीते 10 दिनों में 330 गायों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सक परेशान हैं। एक साथ इतने मवेशियों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है, वो भी तब जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, जब इस बीमारी का कोई टीका ही नहीं। ये वायरस मवेशियों के लिए इतना खतरनाक है कि अब राजस्थान सरकार भी एक्टिव हो गई है। करीब 10,000 गौशालाएं भगवान भरोसे हैं। कर्मचारी भी गौशालाओं को छोड़कर भागने लगे हैं और एक डर पल रहा है कि आखिर इस लंपी संक्रमण से कैसे बचा जाए, क्योंकि न दवाई है और न ही कोई वैक्सीन। गुजरात में तो और बुरा हाल है। गुजरात के 17 जिलों में मवेशी लंपी वायरस से संक्रमित है। 1200 गोवंश लंपी की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार ने 5,74,000 पशुओं को टीका भी लगाया है, लेकिन गायों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा रहा है। राज्य सरकार की हम बात करें तो राज्य सरकार इस मामले को लेकर हरकत में है। स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री राघव जी पटेल जो हैं, उन्होंने कच्छ का और उसके अलावा जो प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा किया है। वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह कोरोना
की कोई दवाई नहीं थी जिस समय, उसी तरह से लंपी वायरस की दवाई भी अभी तक नहीं है। पाकिस्तान से भारत आया ये वायरस 2 राज्यों में 1500 से ज्यादा गोवंश की जान ले चुका है। अब कोशिश है कि इस वायरस को समय रहते कंटेन कर लिया जाए, वरना गोवंशों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जयपुर से खबर पुष्पेंद्र के साथ अमित राजपूत, अहमदाबाद, टाइम्स नाउ, नवभारत। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत। वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले का सबसे सनसनीखेज खुलासा। क्या अर्पिता मुखर्जी इस स्कैम की एक छोटी मछली है और बड़ी मछलियां अभी तक हाथ में नहीं आई हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ी मछलियां कौन है? क्या जांच एजेंसीज के हाथ बड़ी मछली तक पहुंच गए हैं? सवाल बरकरार है। तो घोटाले का जो सीक्रेट रजिस्टर सामने आया है, उससे अब कौन कौन एक्सपोज हुआ है, ये सब कुछ हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कैश क्वीन के नोटों के पहाड़ वाले फ्लैट से अब क्या मिला? मुखर्जी एंड चटर्जी मिनी बैंक तक पैसे किसने पहुंचाए? अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से बरामद करोड़ों रुपए किसके? घोटाले के सीक्रेट रजिस्टर में पैसे दो, नौकरी लो का पूरा हिसाब किताब। अर्पिता तो छोटी मछली, बड़ी मछली फंसने वाली है। टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी कह रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद रुपए उनके नहीं हैं। जिसके ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले, वो अर्पिता मुखर्जी भी कह रही है ये करोड़ों का कैश उसका नहीं है। जाहिर तौर पर यही बयान जो है वो लगातार वो ईडी को भी दे रही है। ईडी को भी उनका यही कहना है कि पैसों के बारे में मुझे पता नहीं था, जिस अलमारी में पैसे रखे गए थे उसे छूने तक की इजाज़त जो थी वो मुझे नहीं थी। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अर्पिता मुखर्जी लगातार इन पैसों से अपना पड़ला जो है वो झाड़ना चाह रही हैं। वो साफ तौर पे कह रही हैं कि इन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर वो लगातार ये बात कह रही हैं कि पार्थ के लोग जो हैं वो आते थे, वो पैसे को डंप करते थे, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जनता को यकीन इतना जरूर है कि ये पैसे काली कमाई के हैं। ऐसे में पार्थ चटर्जी पर अब चप्पल भी सरेआम चल रही है। पार्थ और अर्पिता के करप्शन की कहानियों से बंगाल के लोग किस कदर गुस्सा हैं, उसकी मिसाल है ये महिला, जिसने ममता सरकार में हालिया वक्त तक नंबर 2 पर रहे शख्स पर चप्पल तक चला दी। ईडी नौकरी के नाम पर करोड़ों की उगाही करने वाले नेटवर्क पर नकेल कसने में जुटी है, लेकिन पता चला कि पार्थ हैं कि जांच एजेंसी के सामने मुंह खोलने से परहेज कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन ईडी सूत्रों का ये कहना है कि वो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो डायरी ईडी के हाथ लगी है, ऐसे में ये डायरी जो है वो कई अहम राज निश्चित तौर पे बेपर्दा कर सकती है। कई चीज़ों के बारे में पता चल सकता है कि आखिरकार ये पैसे जो हैं वो कहाँ से आए थे, क्योंकि इन डायरियों में ट्रांजैक्शन की बातें जो हैं, लेन देन की बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे में अब इनके जरिए जो ईडी है वो पैसों के बारे में पता लगाने की कवायद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम को हाथ लगी डायरी में रिश्वत के बदले सरकारी शिक्षक को नौकरी का पूरा हिसाब किताब दर्ज है, जिसकी पूरी पड़ताल लगातार जारी है।
साथ ही जारी है पार्थ की करीबी अर्पिता के हर उस ठिकाने पर रेड जहां से नोटों की नई खेप मिलने के आसार हैं। ये साउथ कोलकाता में अर्पिता का नेल पार्लर है जहां ताला तोड़कर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। लोगों ने दिखाया था कि एक ब्लैक डायरी और एक पॉकेट डायरी बरामद हुई थी और वही जो डायरीज है उसमें कुछ नाम्स, इनिशियल्स मिले हैं, नंबर्स मिले हैं। ये सब नाम और नंबर से लिंक किया जा रहा है कि पैसा कुछ लोग लाए थे जरूर और कुछ लोग पैसा निकाले भी थे। तो कौन लोग थे जो पैसा लाए थे, उन लोगों का नाम, और कौन लोग जो पैसा लेके गए थे, तो कितना पैसा निकाले थे वो फ्लैट से, कितने पैसे वो फ्लैट में आए, ये सब वो ब्लैक डायरी से पता चल रहा है। ईडी के सूत्रों से पता चल रहा है। एक तरफ ईडी की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई जांच भी जारी है। इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो टीचर भर्ती की मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद नौकरी से वंचित रह गए लोगों को परेशान कर रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी के पास करोड़ों रुपए कहां से आए? क्या ये रुपए शिक्षक भर्ती की रिश्वतखोरी के हैं? क्या पार्थ चटर्जी ने ही अर्पिता के घर रुपए छिपाए थे? अर्पिता पार्थ के पास कैश के और कितने ठिकाने हैं? यकीनन जांच एजेंसियों को भी इन सवालों के जवाब की तलाश है। इस बीच टीचर भर्ती से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज हमें हाथ लगे जो रिश्वतखोरी की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। इस केस से जुड़े याचिकाकर्ता और पेशे से वकील तरुण ज्योति तिवारी से मिले दस्तावेजी सबूत आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ये मंजर देखिए। ये धरना प्रदर्शन 500 दिनों से ज्यादा वक्त से चल रहा है। ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिनके नाम टीचर भर्ती की मेरिट लिस्ट में थे, लेकिन इनके मुताबिक नौकरी उन्हें मिल गई जिन्होंने रिश्वत के बूते इनका हक मार लिया। इनका दर्द इनकी जुबानी ही आपको सुनाएंगे, लेकिन अब वकील तरुण ज्योति तिवारी से मिले 3 दस्तावेजों में पहले की तस्वीर देखिए। ये लिस्ट किसी एजेंट की बताई जा रही है। इसमें जिन लोगों से नौकरी के एवज में रिश्वत ली गई उनकी पूरी डिटेल दर्ज होने की बात कही जा रही है। अब दूसरी लिस्ट भी देखिए। दावे के मुताबिक इसमें उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जिनकी नौकरी के लिए टीएमसी विधायकों की तरफ से सिफारिश की गई। एक के बाद एक पूरा इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है। मैं कोर्ट में 3 डॉक्यूमेंट भेजा, मेरे पास और भी 30 डॉक्यूमेंट है, वो सब्सिक्वेंट में पेश करूंगा। 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या है? 3 एमएलए है। एक अखिल गिरी नाम का एक एमएलए है जो अभी स्टेट का फिशरीज का मिनिस्टर है। दीदेन एक एमएलए था शुभ्रांशु रॉय जो मुकुल रॉय जी का बेटा है। थर्ड असीम माझी नाम का बौलागढ़ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमएलए, उनका लेटर रिकमेंडेटेड नाम है। इनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी लिस्ट उन लोगों की बताई जा रही है जिनके नाम मेरिट लिस्ट में तो थे ही नहीं, लेकिन आरोपों के मुताबिक पैसों की बदौलत अब वो सरकारी टीचर बन चुके हैं। 2014 का जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था उस आज भी चल रहा है। पैसा लेकर नौकरी दिया जा रहा है, नौकरी बेचा जा रहा है, और जो लोग एलिजिबल था, जो एलिजिबल कैंडिडेट था, जो उनके पास नंबर था, उन लोगों को नौकरी नहीं मिला। याचिकाकर्ता तरुण ज्योति तिवारी का दावा है कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में धांधली इस कदर हुई कि सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। 2014 प्राइमरी टेट एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से हिसाब से कुछ बंदे को अपॉइंटमेंट मिला था। स्टेट का हिसाब से 42,800 को अपॉइंटमेंट मिला था। पूरा अपॉइंटमेंट का मान लीजिए कहीं पे अपॉइंटमेंट होता है उसका मेरिट लिस्ट होना चाहिए, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होना चाहिए। इसमें ना मेरिट लिस्ट था, ना कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन था, किसको कितना नंबर मिला ये भी नहीं था। एसएमएस से बोला गया कि आपको जॉब मिल गया। तो यहाँ से शुरू होता है कंट्रोवर्सी। मेरिट में नाम आने के बावजूद नौकरी पाने में नाकाम रहे लोग सड़क पर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम 2016 में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। 2016 में 2016 वहाँ पर जो परीक्षा हुई थी वो 9 to 12 की परीक्षा हुई थी। तो हम आज जो धरने पर बैठे हुए, हमारे रिजल्ट निकली थी 2018 में। तब हमें देखा गया कि हम मेरिट लिस्टेड है, फर्स्ट मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो सब धरने पर बैठे हुए हैं सभी 9 to 12 मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। लेकिन आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं ऐसे अयोग्य कैंडिडेट्स जो कि नौकरी के हकदार बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फेल किए गए कैंडिडेट्स, जैसे 2-4 मैं आपको नाम बता सकती हूँ, गुरुपद गौड़ाई, पापिया गौड़ाई, जूही दास, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि फेल किए गए कैंडिडेट्स हैं, वो आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नौकरी मेरिट नहीं बल्कि मनी बेसिस पर दी गई।
जो वेटिंग लिस्ट जब निकाला गया तो सोचिए कि किसी का नाम 5 नंबर पे है वेटिंग लिस्ट में, हाँ, तो 1 2 3 4 5 ऐसे वेटिंग लिस्ट में जो पैनल हो गया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में उसी हिसाब से जिसका 1 नंबर पे उसको पहले बुलाना चाहिए, जिसका 2 नंबर पे उसके बाद बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि जिसका वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम 5 नंबर पे है उसको नौकरी नहीं मिला, जिसका नाम 20 नंबर पे है उसको मिल गया, 5 6 7 8 इन सबको डिप्राइव करके जो जिसका नाम एकदम पीछे है उसको मिल गया। तो उसको कैसे मिल सकता है, जबकि हम जिसका नाम 5 नंबर पे है उसको पहले मिलना चाहिए। तो इस जाहिर है कि जो जिसका नाम 20 नंबर पे है उसको पैसे देकर मिला होगा उसको। हमने इन प्रदर्शनकारियों से भी पूछा कि अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद रुपए टीचर भर्ती की घुसखोरी के हैं। इस पर क्या जवाब मिला आप खुद सुनिए। अर्पिता मुखर्जी के घर से इतने पैसे बरामद हुए, पार्थो चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या लगता है आपको कि ये पैसे जो हैं शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित? हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम बात कैसे बोले बात, वहाँ पे जो है वो कोर्ट ईडी वही समझे। हम यहाँ पे हम लोग है जो सीधा साधा स्टूडेंट है, हमको जॉब चाहिए और कुछ भी उसमें हम अंदर उसके अंदर हमने घुस नहीं सकते। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती परीक्षा में जो शामिल भी नहीं हुए उन्हें भी नौकरी मिल गई। जो सिर्फ 6ठी पास थे वो भी सरकारी टीचर बन गए। जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नदारद थे वो भी सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक ही परिवार के 13 लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई। आरोप ये भी कि अर्पिता मुखर्जी के कई रिश्तेदारों को भी नौकरी दी गई। फिलहाल जांच एजेंसियां घोटाले को बेनकाब करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि जो करोड़ों की रकम मिली वो बहुत कम है, क्योंकि एक एक पोस्ट का सौदा 18 से 20 लाख रुपए में हुआ। 5 केस सीबीआई के पास पेंडिंग है एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सीबीआई इज इन्वेस्टिगेट करते करते सीबीआई को मनी ट्रेल दिखा। आपको मालूम है एज पर पीएमएलए एक्ट 1 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन होता है तो ईडी कम्स इनटू एक्शन। ईडी ने घुसा इसमें, ईडी मनी ट्रेल देखना चालू किया। देखने के बाद ईडी को हम लोग भी हैरान हो गए। 50 करोड़ के ऊपर कैश मिल गया, 8 करोड़ बैंक अकाउंट में मिल गया, करीबन 150 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी मिल गया। दीज ऑल आर इलीगल प्रोसीड्स। ये नौकरी बेच के एलिजिबल जो बंदा था उनका नौकरी बेच के इनका कमाया गया पैसा है। तृणमूल का टॉप टू बटन हर एक एमएलए इज इन्वॉल्व्ड। इसमें कोई शक नहीं कि घोटाला बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये कि घोटाले के और कितने किरदार हैं, क्योंकि अब तक पार्थ और अर्पिता ने किसी और का नाम लिया ही नहीं, जबकि पूरा सच ये दोनों ही बता सकते हैं। तनुश्री बोस के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, कोलकाता।